डियर लर्नर्स, आज हम रोल ऑफ द काउंसलर एज ए गाइडेंस पर्सनल के ऊपर चर्चा करेंगे। काउंसलर कौन होते हैं? काउंसलर वो है जब कोई एक समस्या में उलझे हुए किसी के पास परामर्श लेने के लिए जाता है, जो परामर्श देता है और वो समस्या का हल निकालता है और उपदेश देता है या उसका प्रिवेंशन करता है, उसको परामर्शदाता कहते हैं। आज हम वही परामर्शदाता के भूमिका के बारे में चर्चा करेंगे। मेजर रोल्स ऑफ द काउंसलर। एक परामर्शदाता व्यक्तिगत, पारिवारिक, शैक्षिक, मानसिक स्वास्थ्य और करियर के निर्णय और समस्याओं वाले लोगों की सहायता करता है। वो व्यक्तिगत भी हो सकता है, कोई भी व्यक्ति अपना समस्या को लेके एक परामर्शदाता के पास जाके अपना समस्या का समाधान कर सकता है, जब वो उसको सहायता करने के साथ साथ विकल्प भी प्रदान कर सकता है। आज कॉम्प्लिकेटेड सोसाइटी में बच्चा सोच नहीं सकता है वो अपना कैरियर को कैसे आगे बढ़ाए, क्या पढ़ने से और कैसे अपना कैरियर बनाने से आगे जाके वो सफल बनेगा। इसीलिए एक परामर्शदाता की ज़रूरत होता है। परामर्श मुख्य तौर पे देखा जाए उसका समग्र कार्य है छात्रों से बात करना, उसको विकल्प प्रदान करना, उसको समस्या को धैर्य के साथ सुनना और उसको विभिन्न स्किल के बारे में भी अवगत कराने के साथ साथ उसका डेवलपमेंट भी करना, जो कि आगे चल के उसका जीवन में कुछ बनने के लिए उसको प्रेरणा दे। ये एक परामर्शदाता का सबसे अहम भूमिका है। परामर्श सेवाओं में कौन कौन शामिल है, कितने प्रकार के परामर्श है और उसमें कितने व्यक्ति आते हैं, उसको हम एक एक यूनिट में ले रहे हैं या फैकल्टी में भी ले सकते हैं। नंबर 1 में है व्यक्तिगत परामर्श। व्यक्तिगत परामर्श इंडिविजुअल काउंसलिंग, जिसमें चाहे परामर्शदाता एक हो सकता है या एक ग्रुप पे भी हो सकता है, लेकिन जो परामर्श लेने के लिए जाता है वो अकेला ही जाएगा, अपना ही समस्या रखने के लिए जाएगा, जिसको हम व्यक्तिगत परामर्श कहेंगे। दूसरा है समूह परामर्श या ग्रुप काउंसलिंग, जिसमें एक ग्रुप ऑफ बोर्ड काउंसलर बैठते हैं, एक ग्रुप ऑफ काउंसलर भी उसमें जाते हैं, ग्रुप ऑफ क्लाइंट्स भी जाते हैं, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स भी जाते हैं, जिसको हम एक काउंसलिंग के ऊपर एक सेमिनार भी कह सकते हैं या कि कॉन्फ्रेंस भी कह सकते हैं, जिसमें बहुत सारे समस्याओं को लेके छात्र रखते हैं और उसको ग्रुप ऑफ काउंसलर्स समाधान करते हैं और उसके लिए दिशा निर्देश करते हैं। तीसरे नंबर में है समूह मार्गदर्शन। समूह मार्गदर्शन क्या है ना, ग्रुप गाइडेंस। ग्रुप गाइडेंस भी इसी तरह होता है, पहले से भी हम गाइडेंस के ऊपर खूब सारे चर्चा कर रखे हैं। गाइडेंस में उन्होंने उनको दिशा निर्देश करेंगे, इसी तरह कुछ समस्या को लेके छात्र हो या कोई व्यक्ति भी अपने तरफ से भी जा सकता है या कोई अपने कैरियर को लेके भी जा सकता है या कोई पारिवारिक समस्या को लेके भी जा सकता है, जाके वो उनसे कुछ गाइडेंस लेता है, वो अपने काम उसका कोई भी समस्या का हल निकालने के लिए। चौथे नंबर पर है छात्र मूल्यांकन या सेल्फ अप्रेजल या सेल्फ इवैल्यूएशन ऑफ स्टूडेंट्स। कभी कभी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं उनका स्टैंडर्ड पता नहीं कर पाते हैं, उनका लेवल पता नहीं कर पाते हैं और उनके लेवल के अकॉर्डिंग उनको अपना कैरियर कैसे बनाना है उसके ऊपर भी उनको समझ नहीं आता है। तब उसी क्षेत्र में वो छात्र अपना मूल्यांकन कैसे करे वो भी उनको परामर्शदाता दिशा निर्देश करते हैं या गाइडेंस देते हैं। उसी तरह और एक ग्रुप है रेफरल ग्रुप। रेफरेंस के लिए जाते हैं। मान लीजिए कोई आप प्रश्न पूछ रहे हैं, व्यक्तिगत हो या समूह भी हो, उसमें आपने एक प्रश्न रखे लेकिन वो प्रश्न में आपको कोई संतुष्टि नहीं मिला, तो वो लोग भी आपको रेफरल ग्रुप को भेज सकते हैं, जहाँ जाके आप अपना समस्या का समाधान निकाल सकते हैं या उसका विकल्प भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है परामर्श। परामर्श लेने के लिए आप जाएंगे कंसल्टेशन जिसको कहते हैं, कोई कंसल्टेंट के पास आप जाएंगे, चाहे वो साइकेट्रिस्ट हो, चाहे वो साइकोलॉजिस्ट हो, चाहे डॉक्टर हो या कोई और कितने भी एजुकेशनिस्ट भी हो सकता है, उनके पास आप जाके अपना समस्या रख के उनसे भी आप परामर्श ले सकते हैं।
और एक है समन्वय, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन ग्रुप के पास भी आप जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपको काउंसलिंग करने के बाद बताया गया आपको ये काम करना है, ये समस्या के लिए आपको ये काम करना पड़ेगा, इसीलिए वो आपके साथ कोऑर्डिनेशन बना के रखेंगे। कोऑर्डिनेशन बनाने से फिर आपका जो समस्या है उसका समाधान हो पाएगा। फिर क्या लेके हम काउंसलिंग के लिए जाएंगे, समस्या किस प्रकार होना चाहिए, खास करके छात्रों की सामान्य समस्याएं के लिए हम काउंसलिंग करने के लिए जाते हैं काउंसलर के पास। क्या है ना, दूसरों से झगड़ा करना। कभी कभी आप देखते हैं क्लास में कई सारे बच्चे बैठते हैं, ऐसे भी इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, तो वहाँ कुछ एक बच्चे ऐसे होते हैं किसी के साथ वो एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। बैठने में भी उनको प्रॉब्लम होता है, लिखने में भी प्रॉब्लम होता है, कई सारे समस्या उनके साथ आ जाता है। वो कोई भी स्टूडेंट के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। जब एडजस्टमेंट प्रॉब्लम आता है तो उसी टाइम पे उनको टीचर भी सजेस्ट करते हैं उनके पेरेंट्स को, जे आप कोई अच्छा काउंसलर के पास जाके संपर्क कीजिए और अपना बच्चा का समस्या को सुधार कीजिए। फिर क्या होता है ना, स्वयं से संघर्ष। एक बच्चा कोई क्लासरूम में, आप भी जब प्रैक्टिस टीचिंग के लिए जाते होंगे, देखते होंगे, या क्लासरूम में भी देखते होंगे, या अपने घर में भी देखते होंगे, या सोसाइटी में भी मिलते होंगे आपको, वो अपने से भी कभी एडजस्टमेंट नहीं कर पाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है उनको अपने ऊपर, कोई कॉन्फिडेंट नहीं आता है उनके ऊपर, तो वहाँ पे भी वो लोग एडजस्ट नहीं कर पाते। अपने घर में सिबलिंग राइवलरी भी हो जाता है, उसको भाई बहन के अंदर भी उनका नहीं पड़ता है, तो उसी क्षेत्र में भी वो बच्चा को हम काउंसलर के पास भेज सकते हैं। ये समस्या के लिए भी हमें काउंसलर की ज़रूरत पड़ता है। और तीसरे नंबर में स्वयं के बारे में जानकारी का अभाव। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अपने के बारे में भी जानकारी नहीं कर पाते, जिसको उनको हम कहते हैं मेंटल रिटार्डेड भी कह सकते हैं। मेंटल हेल्थ में भी उनका कमी हो सकता है, उनका मैच्योरिटी लेवल में भी कमी हो सकता है, जो अपना निर्णय नहीं कर पाते हैं, या अपना, जिसको हम सेल्फ अप्रेजल कहते हैं, उनका एज कितना है, उनके एज के अकॉर्डिंग उनका मैच्योरिटी लेवल कितना होना चाहिए, या किस तरह किसके साथ व्यवहार करना चाहिए, या किसी तरह समाज में उनको उठना बैठना है, इसके बारे में उनको जानकारी नहीं रहता है। इसी क्षेत्र में भी एक काउंसलर की ज़रूरत पड़ता है, जिसमें चाहे सोसाइटी वाले हो, चाहे पेरेंट्स हो, चाहे टीचर हो, या उससे कोई सीनियर भी उसके हो, उनको सलाह देते हैं आप कोई अच्छे काउंसलर के साथ संपर्क कीजिए। पर्यावरण के बारे में जानकारी का अभाव। कुछ इसी तरह के बच्चे होते हैं जो एनवायरनमेंट के बारे में भी ज्ञान नहीं कर पाते हैं, जो उनको जानकारी का कमी पड़ जाता है, तो उसी बच्चे को भी हम, जैसे मान लीजिए ग्लोबलाइजेशन प्रॉब्लम क्या है, क्या और भी कोई समस्या पर्यावरण में आ रहा है, वो उसमें अपना बैलेंस नहीं बना पाते हैं, और पर्यावरण के लिए उसको क्या करना चाहिए और पर्यावरण को उससे क्या मिल रहा है, उसको इतना भी ज्ञान नहीं हो पाता है अपने एज के अकॉर्डिंग। जब नहीं होता है तो उसी बच्चे को भी हम इसको हम खास तौर पे पर्यावरण ना कहकर उसका सोशल एडजस्टमेंट भी कह सकते हैं। सोसाइटी में वो अपने को एडजस्ट नहीं कर पाता है, इसी स्टेज में हम उसको एक काउंसलर के पास भेज सकते हैं। काउंसलर उसको अच्छा सलाह दे के ये समस्या का समाधान कर सकते हैं। और एक है कौशल की कमी। कुछ बच्चे होते हैं स्किल में अपना इतना हुनर नहीं दिखा पाते हैं। जब नहीं दिखा पाते हैं तो वो बच्चा का कहीं ना कहीं उसको प्रॉब्लम होगा, और उसके मंजिल तक पहुंचने में उसको भी परेशानी होगा, अपना अच्छे लाइफ बिताने में भी परेशानी होगा। इसीलिए कौशल की कमी को पूरा करने के लिए उसको भी हम एक काउंसलर के पास भेज सकते हैं, जिससे उसका समस्या का समाधान हो पाएगा। और एक बात है, परामर्शदाता के गुण। एक अच्छा परामर्शदाता वो होता है जिसके पास अच्छे गुण, पूरे परामर्श के गुणवत्ता एक अच्छा परामर्शदाता के गुण के ऊपर ही निर्भर करता है। अगर उसके पास वो गुण नहीं है तो वो परामर्शदाता के लायक नहीं होगा, ना आपको भी कोई सुफल नहीं मिलेगा। इसीलिए एक प्रभावी परामर्शदाता के गुण के बारे में हम अभी
चर्चा करेंगे। नंबर 1 में उसके पास बौद्धिक क्षमता होना चाहिए, उसके पास इतना इंटेलेक्चुअल कॉम्पिटेंसी होना चाहिए, हर समस्या का समाधान उसके पास जरूर होना चाहिए। इसीलिए उसके पास वो गुण जब नहीं होगा तो उसे समस्या का समाधान करने के लिए मुश्किल हो जाएगा। पहले उसका इंटेलेक्चुअल कॉम्पिटेंसी को देखना है, वो किसी तरह अपना प्रॉब्लम को सुन रहा है और कैसे डिफेंड कर रहा है, वो आपके लिए कितने फायदेमंद हो रहा है। इसीलिए उसका बौद्धिक क्षमता को पहले जानना जरूरी है और उसके पास होना भी चाहिए, उसमें उसका दक्षता होना चाहिए। नंबर 2, ऊर्जा, एनर्जेटिक, उसके पास उतनी एनर्जी होना चाहिए जो आपके समस्या को सुने और सुनने के साथ साथ उसका समाधान का रास्ता निकाले। तीसरा है लचीलापन, जिसको हम फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं या डायनामिक कहते हैं। समस्या, वो उसने एक समस्या के लिए एक समाधान एक बच्चा को बताया था, इसका मतलब नहीं है जो वही समस्या के लिए दूसरे बच्चे को भी वही समस्या का समाधान वो बता दे। वो नहीं हो सकता है, उसके एक बच्चा के लिए वो प्रॉफिट हो गया तो दूसरा बच्चा के लिए भी वो फ्रूटफुल हो जाए, नहीं भी हो सकता है। इसीलिए उसको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, उसको डायनामिक होना पड़ेगा। जो ये बच्चा के साथ क्या समस्या था, उस बच्चे के साथ क्या समस्या था, ये जो परिवेश में रह रहा है वो वही परिवेश में रह रहा है या नहीं रह रहा है, उसको सिचुएशन अकॉर्डिंग, स्टूडेंट अकॉर्डिंग अपने समाधान के हल में या रास्ता दिखाने में या दिशा निर्देश करने में उतना ही लचीलापन का सहारा लेना पड़ेगा। तीसरा है सहयोग, कोऑपरेटिव होना बहुत जरूरी है। कैसे, कितने प्रकार के भी गार्जियन होते हैं, कितने प्रकार के टीचर्स भी होते हैं, कितने प्रकार के स्टूडेंट्स भी होते हैं, फिर कोई कोई ग्रुप में भी जाते हैं। हर लोगों का मेंटालिटी ठीक नहीं है, कैसे वो तो प्रॉब्लमेटिक है, इसीलिए तो एक परामर्शदाता के पास संपर्क करने के लिए गया है। तो हो सकता है वो कुछ भी अनवांटेड बिहेवियर दिखा सकता है, जब उसको वो धैर्य के साथ उनके साथ कोऑपरेट करके सारे समस्या को सुन के उनका हल निकालेगा, वही एक अच्छा परामर्शदाता हो सकता है। मान लीजिए उसके पास भी वो कोऑपरेशन का या उसका जो पेशेंस नहीं है, वो नहीं सुन पाए तो कैसे समस्या का समाधान होगा। इसीलिए उसको वो कोऑपरेटिव नेचर उसके पास पूरा रहना चाहिए। अगर वो कोऑपरेटिव होगा तो एक समस्या का समाधान करने में उसको कहीं परेशानी नहीं आएगी। नेक्स्ट है सकारात्मक मनोवृत्ति या पॉजिटिव एटीट्यूड। कोई भी, मान लीजिए समस्या कितने प्रकार के हैं, तो वो उस किसी को वो मतलब क्या कहते हैं, नेगेटिव नहीं करेंगे कि नहीं आपका कुछ नहीं हो पाएगा। वो हर संभव कोशिश करने की वो प्रयास करेंगे जे नहीं, हर समस्या का समाधान है। इम्पॉसिबल इज अ वर्ड, देयर इज नो प्लेस इन द डिक्शनरी। ये वर्ड उनके अंदर होना चाहिए और ये चीज़ को जो समस्या वाले बच्चा गया है या कोई भी समस्या वाला क्लाइंट गया है, इतनी चीज़ उनको वो ज़रूर समझाना चाहिए कि नहीं, आपका समस्या का समाधान जरूर होगा, समस्या का समाधान है, ये कोई बड़ी समस्या नहीं है। इसी तरह कह के उनका मनोबल को बढ़ाना है, उनके आत्मविश्वास को बढ़ाना है, जब भी जाके वो समस्या का समाधान हो पाएगा। ये एक बहुत बड़ा गुण है जो परामर्शदाता के अंदर आता है। लास्ट है स्व जागरूकता या सेल्फ अवेयरनेस। उनका भी सेल्फ अवेयरनेस होना चाहिए। सोसाइटी के साथ साथ बच्चों के अंदर में कई सारे गुण का, पहले जो समस्या दिखाई देता था आज वो समस्या में परिवर्तन हो गया है। हम जो बच्चे थे तब हम मोबाइल क्या नहीं जानते थे, इंटरनेट नहीं जानते थे, लेकिन आज वो सब चीज़ आ गया है तो बच्चा उसमें गुणी हो जाता है, उसमें लगा रहता है। लिखने को पढ़ने को इतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है और हमेशा उसी में लगा रहता है, तो वो समस्या से उसको कैसे दूर हटाना है। इसीलिए ये अवेयरनेस अगर परामर्शदाता के पास नहीं रहेगा, वही ज्ञान अगर परामर्शदाता के पास नहीं रहेगा तो समस्या का समाधान कैसे कर पाएंगे ना। हम उनको एक अच्छे परामर्शदाता या एक आइडियल काउंसिल के हिसाब में भी नहीं ले पाएंगे। इसीलिए ये सारे गुण उनके पास होना बहुत ज़रूरी है। आज हम परामर्शदाता के भूमिका के बारे में जाने, परामर्शदाता कौन होते हैं जाने, और परामर्श सेवाएं में कौन कौन सम्मिलित होते हैं उनको भी जाने।
क्या क्या समस्या होने से हम कौन कौन परामर्शदाता के पास जाने से वो समस्या का समाधान हो पाएगा उसके बारे में भी जाने, और छात्रों के साथ क्या परेशानी आने से उनको कौन सा परामर्शदाता के पास जाना चाहिए इसके बारे में भी जाने, और एक परामर्शदाता के पास क्या क्या गुण होनी चाहिए जिसके आधार पे वो आपको परामर्श दे सकते हैं या सलाह दे सकते हैं या आपको उलझे हुए समस्या से निकाल सकते हैं, उसके बारे में जानने को मिला। थैंक यू ऑल ऑफ यू।